नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 90 लाख की लागत से बने धनबाद के पहले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का विधिवत उद्घाटन। परिसीमन कोई राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि संवैधानिक आवश्यकता, भाजपा प्रवक्ता मृत्युंजय राय शर्मा। बोकारो के गोमिया शराब के नशे में बेटे ने कुल्हाड़ी से ली पिता की जान। हजारीबाग पुलिस का बड़ा प्रहार, 70 लाख की विदेशी शराब जब्त, बिहार तस्करी का खुलासा। युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरा। अब खबरें विस्तार से। धनबाद वन विभाग को आज बड़ी सौगात मिली। 8 लेन रोड स्थित नए कार्यालय परिसर में करीब 90 लाख रुपए की लागत से बने जिले के पहले आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का उद्घाटन सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। इस दौरान सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सांसद ने कहा कि यह रेस्ट हाउस विभागीय कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा और धनबाद के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक आर थंगा पांडियन ने इसे वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक बड़ी और उपयोगी पहल बताया। जिले में अदरवाइज भी वीवीआईपी एक्टिविटीज होती रहती है, लोग का आगमन लगा रहता है, तो हम लोग लगातार सभी गेस्ट हाउसेस ठीक कर रहे थे। बहुत खुशी की बात है, आज जो है वन विभाग के सीनियर ऑफिसर्स की उपस्थिति में आज रेस्ट हाउस का उद्घाटन हुआ और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बना है, अन्य जिलों से बेहतर गुणवत्ता वाला बना है। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी रिसेंटली ऑफिस में इनका उद्घाटन हुआ, गेस्ट हाउस उद्घाटन आज हो गया है, जो भी कमी होगी हम लोग उसको सर्किट हाउस का सर आत्मनिर्भरता जो कम होगी सर, इस तरह से विभाग अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे देख रहे हैं सर्किट हाउस पर काफ़ी लोड रहता है, तो अभी सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो आईबी बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपये आवंटित किए हैं, उसका भी रेनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। और जब दोनों ही यूज़ में पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ये भी यूज़ होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो संसाधन धनबाद में लगातार हम लोग को देखने को मिलता है, कमी थी, वो धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बताया था सर 2 टाउन हॉल और सैंक्शन है यहाँ। हाँ, एक आमाघाटा में अभी टाउन हॉल ऑलरेडी सैंक्शन है, जमीन हम लोग हस्तांतरित कर दिए हैं। अभी जमीन का ट्रेंच कटिंग चालू है, कल परसों में ही चालू हो जाएगा। तो हम 8 लेन सड़क पे वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो राज्य सरकार से उसका टेंडर हुआ। तो धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज़्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल बैठने के लिए नहीं है। जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, हमेशा वो बिजी ही रहता है। तो यहाँ धनबाद की आबादी को देखते हुए, यहाँ पर जो गतिविधि है उसको देखते हुए कम से कम 3 से 4 टाउन हॉल होना चाहिए। तभी एक नगर निगम का बन रहा है, एक हॉल हम लोग कलेक्ट्रेट में बना रहे हैं, एक और बड़ा टाउन हॉल जो है उनका रविंद्र भवन के रूप में नगर निगम ऑफिस के बगल में बना है। ये 3 तो रेडी हो जाएगा, बाकी हम लोग एक और सैंक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कृषि विभाग का एक ट्रेनिंग कॉलेज अगेन आमाघाटा में ही एकदम 8 लेन पर हम लोग 3 एकड़ जमीन दिए, तो ट्रेनिंग कॉलेज में भी 400 कैपेसिटी का हॉल। धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी कमी जो है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने परिसीमन को लेकर विरोध दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने सकर्णीय राजनीतिक हितों को साधने के लिए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित एक आवश्यक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भाजपा प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की मूल भावना के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में आए बदलाव के अनुरूप लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को संतुलित रखना है।
कि परिसीमन कोई बीजेपी का प्रोसेस नहीं है। परिसीमन इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का भी प्रोसेस नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है। और संविधान में यह तय था कि प्रत्येक 10 वर्ष में जब भी जनगणना होगी उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ जनसंख्या कम है, ज़्यादा है, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। पिछले 2 बार से ऑलरेडी ये पोस्टपोन हो रहा है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि परिसीमन हो। नहीं तो देखिए, उत्तर भारत में कुछ सीटें हैं जहां मतदाता 28 लाख है लोकसभा में, और दक्षिण भारत में 18 लाख है। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारे प्रत्येक वोट का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से परिसीमन बिल्कुल होना चाहिए। अभी जनगणना चल रही है, जनगणना जैसे ही खत्म होगी उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है, फिर परिसीमन होती है। तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए, उसकी अभी जनगणना के पहले रिपोर्ट ही नहीं आई है, डिलिमिटेशन कमीशन ही नहीं बना है और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों में ये डर देखा जा रहा है कि इससे सीटें कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। नहीं, ये तो फिर गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि जब ना जनगणना की रिपोर्ट आई है, ना डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ना उसकी कोई रिपोर्ट आई है, तो पहले से कैसे ऐसा कह सकते हैं? और वो कह के आप उस पहले से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं उस प्रोसेस का ही, जो एक संवैधानिक प्रोसेस है। तो आप तो फिर संविधान को ही, जिसको आप प्रोटेक्ट करने की बात करते, उसी के खिलाफ आप जा रहे हैं। बोकारो जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत स्थित कारीपानी गांव में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने ही पिता की टांगी से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय अर्जुन करमाली शुक्रवार देर रात एक पारिवारिक कार्यक्रम से घर लौटा था। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था। लंबे समय से बेटे की नशे की आदत से परेशान पिता जयलाल करमाली ने उसे समझाने और फटकार लगाने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में बेटे ने घर में रखी टांगी उठाई और पिता के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। हजारीबाग पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की 935 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। बरकट्टा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध एवं राज्य स्वायत्त नियंत्रण ब्यूरो पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम ने 12 चक्का ट्रक की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप किसके कहने पर और किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। पुलिस का कहना है कि पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। को ये सूचना मिली मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना के द्वारा कि एक ट्रक जो झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के पास 12 चक्का ट्रक जो है वो खड़ी है, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में शराब होने की जो है वो सूचना हम लोगों को मिली। बरकट्टा थाना प्रभारी बरकट्टा और जो हमारे थाना के पदाधिकारीगण थे ये लोग थे और वहाँ पे देखे झारखंड होटल के पास कि एक 12 चक्का ट्रक खड़ी है। संदिग्ध अवस्था में उसको लोगों ने देखा और ट्रक को जब मुआयना किया गया तो ट्रक में काफ़ी मात्रा में पेटियाँ लगी हुई थी। ये हम लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस थाने की पुलिस वहां पर पहुंची। हजारीबाग में कांग्रेस ने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी नेताओं ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों, परीक्षाओं के रद्द होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता भागीरथ पासवान ने कहा कि देश के करोड़ों युवा आज अनिश्चितता और असुरक्षा के माहौल में हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और नियुक्ति प्रक्रियाओं में लगातार देरी के कारण छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। आम और देश की भविष्य छात्रों को पता चल सके कि ये जो अन्याय है, जिसके कारण कई छात्रों ने अपने जान तक गंवाए, फिर भी केंद्र के भाजपा सरकार का कोई कान में रू तक नहीं हुआ। और यह मस्त हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विभिन्न मुद्दा को लेकर आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोटा में जिस तरह से छात्रों के बीच पहुंचकर उनका समस्या को सुने
उनके बातों को समझे और विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि 2016 से निरंतर इनके सरकार में किस तरह से नीट पेपर लीक होते रहा है। आज कई प्रदेशों में छात्र छात्राएं आत्महत्याएं कर रही है। आप देख रहे होंगे कि इस सरकार परीक्षा होना है इंडिया में और इनका एडमिट कार्ड आ रहा है और परीक्षा देने के लिए जाना है उसको विदेश में। आदमी ये स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है कि हमारा सेंटर यहीं अगल बगल में होगा, सुबह हम जाएंगे और इन लोग का एडमिट कार्ड परीक्षा देने के लिए कहाँ अभी धाबी और कहाँ दूसरे देशों में सेंटर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता, ये छात्र विरोधी सरकार है। राजधानी रांची में मुहर्रम का पर्व अकीदत, परंपरा और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। शहर के डोरंडा, हिंदी पीढ़ी, बरियातू, काके समेत कई इलाकों में मातमी ताजिया और अखाड़ा जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 22 तारीख को मुहर्रम का प्रोसेशन अभी निकाला जा रहा है और लगभग सारे प्रोसेशन जितने भी ऑलमोस्ट रोड पर आ चुके हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम से लगातार राज्य पुलिस की टीम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। हर मुख्य चौक चौराहे पर फोर्स लगाया गया है और जो मेन जो चौक पॉइंट्स है वहाँ ज्यादा भीड़ होने वाली है। साथ ही साथ जो जितने भी जुलूस है, हर जुलूस को पुलिस की टीम के द्वारा एस्कॉर्ट भी किया जा रहा है और ड्रोन से भी लगातार हर जुलूस की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जितने भी जुलूस है उसके साथ हमारे ऑफिसर्स भी टैग है और जो हमारे मेन जो जैसे अमीर चौक हुआ या फिर बरियालाल चौक हुआ और आगे सरजना चौक और उससे आगे रतन भी हर जगह से लगातार। पलामू में लगातार हो रहे सड़क हादसों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर पोखराहा और जोड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा है कि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि पूरे समाज की अपूरणीय क्षति है और बेहतर सड़क डिजाइन, यातायात प्रबंधन व सुरक्षा इंतजामों के जरिए ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोकने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय के अंदर यहाँ पे मैसिव एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें लॉस ऑफ लाइफ भी है। तो उसको आज फिज़िकली हमने वेरीफाई किया। इससे पहले हम लोगों ने अपने कार्यालय में मीटिंग भी की। जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, आरसीडी है, एनएचआई है, पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, सबसे मीटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया है कि क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे हमने स्पीड ब्रेकर इंटरसेक्शन पे बनाए हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स के अंदर इसमें अंडरपास बनेगा, उसके लिए भी हम लोगों ने टाइमलाइंस निर्धारित किए हैं और उसको भी हम लोग जल्द से जल्द विभाग में भेज के, एनएचआई को भेज के रीजनल ऑफिस में अप्रूव करा के बनवाएंगे। लेकिन इमीडिएट टर्म मेजर्स के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की और इसमें हम लोग ट्रैफिक लाइट्स देने का काम करेंगे और ट्रैफिक लाइट देने के बाद में यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे जिससे कि लोगों को रोका जा सके। जब तक यहाँ से ट्रैफिक क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ के लोग रुकें, यहाँ का ट्रैफिक जब रुक जाए तो फिर इनको हम पास करेंगे। तो तत्काल इस व्यवस्था को लागू करने में जिला प्रशासन का जोर। रामगढ़ जिले में शनिवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस दौरान रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज भी मौजूद रहे। समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल वितरित की ताकि उनकी गतिशीलता बढ़े और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही पात्र लाभुकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिल सके। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों और विवादों के बीच देवघर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवघर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा प्रबंधन और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कथित अनियमितताओं और कुप्रबंधन के कारण लाखों छात्र और उनके परिवार मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि मध्य वर्गीय और गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पर बड़ी उम्मीदों और खर्च के साथ निवेश करते हैं, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सवाल खड़े होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 2009 से लगातार जो है हमारे जो भी कमेटी चला रहे थे, मतलब ये एक सोच था उन लोग का कि 4-5 आदमी हम लोग बने रहे मीडिया में, कोई भी आए मंत्री या कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं था। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ हम लोग ने देखा और अध्ययन किया कि कार्यकर्ता है तो नेता है, कल वो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। कार्यकर्ता को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और सारे जितने भी प्रखंड अभी 12 है हम लोग का, एक जसीडीह हो गया, एक देवघर हो गया और 10 प्रखंड, हम लोग तमाम प्रखंड को पूरा मजबूत करेंगे। और हम समझते हैं कि हमारे भाई राजेंद्र जी सबको लेके चलेंगे। 4.77 का हम लोगों ने सरकारी खर्च किया था, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री सो कॉल्ड बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। लोग कहता है बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन इनका शिक्षा का खर्च जब आंकड़े देखेंगे तो निश्चित तौर पे 2.50 है। तो कहीं ना कहीं आज इनका शिक्षा नीति से तमाम नौजवान और छात्र कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शनिवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने झामुमो देवघर जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा के आवास पर पहुंचकर उनकी चाची के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद वे प्रभात फेरी कार्यक्रम में शामिल हुए। श्रावणी मेले की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी गंभीरता से तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि इस वर्ष बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम सुविधाएं मिल सके। आप श्रावणी मेला आज से नहीं कि वर्षों से यहाँ आहूत होते आया है, और हम समझते हैं कि श्रावणी मेला का उत्तरदायित्व और भार बाबा बैजनाथ ही संभालते हैं। जो जना समावेश यहाँ होता है, जो हर साल कुछ न कुछ खामी, कुछ न कुछ त्रुटि, कुछ न कुछ रहिए जाता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी इतना बड़ा समारोह संभालना मुश्किल है। इसलिए बाबा बैद्यनाथ की कृपा से संभलते आया है और इस बार भी अच्छे तरह से संभलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।